नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दुखती नब्ज को अगर दबा दिया जाए तो फिर सामने वाला कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, उसकी सारी हेकड़ी हवा हो जाती है। पाकिस्तान को भारत कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट दे रहा है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर हवाई प्रहार से पहले वाटर स्ट्राइक की गई, इसका असर अब दिखने लगा है। सिंधु समझौता सस्पेंड होने से पाकिस्तान में खरीफ फसलों पर संकट खड़ा हो गया है। नदियों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तो ऐसे में कैसे होगी बुआई? कंगाल हो रहे पाकिस्तान पर अब बड़ी मुसीबत है आई। जी हां, सरहद पार पाकिस्तान के खेतों से लेकर वहां की सत्ता की दीवारों तक चिंता अब बढ़ रही है। लगातार वहां पर दबाव बन रहा है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने का असर अब पाकिस्तान पर साफ साफ दिखने लगा है। जहां एक और झेलम पर मंगला बांध और चिनाब पर तारबेला बांध में जलस्तर लगातार गिर रहा है, वहीं दूसरी ओर चिनाब नदी में पानी की भारी कमी दर्ज की जा रही है। खरीफ फसलों की बुआई का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान के खेतों को अब पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। सिंध और पंजाब जैसे इलाकों में सिंचाई की सबसे बड़ी व्यवस्था माने जाने वाले इन दोनों बांधों में पानी का स्तर लगभग 50% तक गिर चुका है। पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी इरसा ने नया अनुमान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 29 मई को चिनाब नदी का औसत जल प्रवाह था 69,100 क्यूसेक, जो 31 मई तक गिरकर सिर्फ 22,700 क्यूसेक रह गया। भारत ने खासतौर पर मराला हेडवर्क्स की तरफ बहाव को कम किया है। बगलिहार और सलाल डैम जैसे भारत के डैम से पानी के बहाव को नियंत्रित किया गया, जिससे पाकिस्तान में नदी की धारा ही थमने लगी है। एक और अहम आंकड़ा पाकिस्तान में पहले से ही पानी के बहाव में 21% की गिरावट दर्ज करने का है, और अब यह संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यह कदम भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया। तो क्या अब पानी भी कूटनीतिक हथियार बन चुका है? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो एग्री सिस्टम है पूरी तरह से भारत के इस स्ट्राइक से चरमरा सकता है? इसके अलावा भारत कितने समय तक का इन बहावों को नियंत्रित कर सकता है? इन सारे सवालों का आज विश्लेषण करेंगे अपनी इस खास चर्चा में, और मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं खास तौर पे हिमांशु ठक्कर साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल से, जाने माने डैम और वाटर एक्सपर्ट, और हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ रहे हैं। हिमांशु सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। लंबे समय से हम आपकी टिप्पणियों, आपके तमाम आकलन को पढ़ते और सुनते आए हैं। हमें बताइए, मौजूदा स्थिति का आकलन आप कैसे कर रहे हैं? और इन सब के बीच में सवाल ये भी है कि कितना समय तक भारत इस तरह की रणनीति को रख सकता है, पानी को रोक सकता है? सवाल स्टोरेज का भी है। जी, अभी तक फिलहाल जो आपने स्थिति बताई उसमें थोड़ा ध्यान योग्य बात यह है कि जो चेनाब में पानी कम हुआ था वो टेम्पररी कुछ समय के लिए था। अभी फिर से पानी जितना होना चाहिए उस हिसाब से ही है। फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन इस सीजन में होता है। जहां तक झेलम और इंडस पे स्टोरेज की बात है, वो भी इस समय तो मॉनसून की शुरुआत होने वाली है, तो उस समय कम ही होता है पानी। भारत का अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है, ये तीनों वेस्टर्न रिवर्स चेनाब, झेलम और इंडस, तो उसमें हमारे पास अभी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम लॉन्ग टर्म में पानी को रोके या डाइवर्ट करें। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी टेम्पररी हमने बगलियार और सलाल में किया था, वो टेम्पररी था। उसमें कंजम्पटिव यूज इंक्रीज नहीं होता है, उसमें सिर्फ टेम्पररी वाटर पैटर्न, फ्लो का पैटर्न चेंज होता है, जिसका असर जरूर होता है कुछ समय, कुछ दिनों के लिए, लेकिन ओवरऑल द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग टू पाकिस्तान डजंट रियली सिग्निफिकेंटली चेंज।
तो ये स्थिति है और काफी समय तक यही स्थिति रहने की संभावना है। अभी जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है और जो प्लान्ड प्रोजेक्ट्स है, चेनाब पे हो, झेलम हो या इंडस पे, तो उसमें किसी के भी कोई भी प्रोजेक्ट हमारा अभी बहुत ज्यादा स्टोरेज या डाइवर्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। तो कुछ संभावना है, आई मीन कुछ असर पाकिस्तान पे जरूर पड़ेगी। जो हम हाइड्रोलॉजिकल फ्लो शेयर करते थे वो नहीं कर रहे हैं, उसका असर जरूर उनके ऊपर, उनके डैम ऑपरेशन और एग्रीकल्चर उपयोग पे होता है। हम अभी जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं उसकी फिगर्स और डॉक्यूमेंट्स हम शेयर नहीं करेंगे। जो इंडस वाटर, जो परमानेंट इंडस कमीशन है, उसकी मीटिंग नहीं होगी। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो भी टेम्परेरीली सस्पेंशन में है। तो ये सबका असर कलेक्टिवली पाकिस्तान पे होगा। जो किशनगंगा से हम एनवायरनमेंट फ्लो रिलीज कर रहे थे वो भी कम बंद कर दिया गया है। तो इस सब का असर होगा पानी पे, पाकिस्तान पे। बट ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट थोड़ी टेम्पररी होगी और बहुत लंबे समय पे इसका असर नहीं होगा। दूसरी एक महत्व की बात ध्यान योग्य है कि जितना पानी भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान में वेस्टर्न रिवर्स में बहता है, वो पाकिस्तान के टोटल पानी का कितना परसेंटेज है, वो एक महत्व का फिगर है। उतना ही डिपेंडेंस पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनल रेनफॉल पैटर्न है वो उसका जो असर उनके फ्लो पे होता है वो तो हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपस्ट्रीम से जो है। लेकिन एक महत्व की बात यह है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है वो बहुत बड़े पैमाने पे ग्लेशियर फ्लो और स्नो मेल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये असर पाकिस्तान, इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेज इतना हाई है वो परसेंटेज का हम प्रभावित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल की बात है। मेरे ख्याल से भारत की रणनीति भी यही है कि इस तरह के टेम्पररी प्रेशर से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाया जाए, एक दबाव बनाया जाए, एक रणनीतिक दबाव बनाया जाए। हमारे साथ इस चर्चा में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमें ये बताइए कि ये जो कूटनीतिक लड़ाई है, ये जो वाटर बम, वाटर वॉर, इस तरह के शब्द हम देख रहे हैं, वाटर स्ट्राइक की बात देख रहे हैं, क्या इस तरह की कार्रवाइयां या इस तरह की रणनीति पहले भी हो चुकी है या इस बार मामला थोड़ा अलग है? जैसे ठक्कर सर कह रहे थे कि ये टेम्परेरी ही होता है और टेम्परेरी ही इफेक्ट इसके देखते हैं, लेकिन कितने पैमाने पर ये इफेक्ट दिखेगा, किस इलाके को इफेक्ट करेगा, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का इस पहलगाम की आतंकी घटना के बाद का जो रिस्पांस है वो पहले की तुलना में अलग है। और अलग इन द सेंस ये है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस है। इसमें भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की है, इकोनॉमिक स्ट्राइक भी की है, डिजिटल स्ट्राइक भी की है और मिलिट्री स्ट्राइक तो हमने की ही है। और भारत ने अब एक न्यू नॉर्मल की भी बात कही है कि फर्दर से यदि भारत के ऊपर कोई हमला, आतंकवादी हमला होता है, तो ये जो रिस्पांस है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। और फिर आतंकवादियों और आतंकवादियों के पनाहगारों में, यानी कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कार्रवाई के संदर्भ में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। और ये बात भी भारत ने स्पष्ट कर दी है। जाहिर है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है इस नए भारत की, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत चलता है। और इस आतंकवाद की घटनाओं को भारत बर्दाश्त नहीं करता है, उसे रिस्पॉन्स उसका देता है। और ये जो सिंधु जल समझौते को एबेंस में रखने का जो रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के ऊपर की गई एक स्लो तरीके से की जाने वाली एक इकोनॉमिक स्ट्राइक है। और ये जो स्ट्राइक है इसका जो असर है वहां पर निसंदेह होगा। और जैसा कि हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया कि इसकी जो प्रक्रिया जरूर शुरुआती दौर में टेम्पररी हो सकती है, लेकिन यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध आतंक की साजिशें रचना बंद नहीं किया, जो कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि जब तक आप आतंकवादी साजिशों को नहीं त्यागेंगे तब तक ये अबेंस में रहेगी टीटी। तो ऐसे में यदि पाकिस्तान आतंक के रास्ते पर कायम रहता है तो भारत निसंदेह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करेगा और एक परमानेंट इसका जो वाटर फ्लो को भारत की तरफ मोड़ना, नदियों का डाइवर्जन करना, डैम्स बनाना, कैनाल्स बनाना, वो सारा जो कार्य है
उसको भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और भारत, आप जानते हैं कि आज के समय का भारत है, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पे हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, हम अपने बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, और जो कि चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के लिए बेहद आवश्यक है। तो ये भारत की, अगर पाकिस्तान की तरफ से हमें ऐसे संकेत नहीं मिले कि वो आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा रहा है, तो ये भारत निसंदेह एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने की तरफ बढ़ेगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अनसस्टेनेबल साबित होगा। और पाकिस्तान की अंदर जो वहाँ की जो आवाम में इसको लेकर के एक हाहाकार की स्थिति एक लंबे समय तक बनी रह सकती है। ये अभी अभी भी आप बात से देखिए। मैं अनुराग सर के पास जाऊंगा, और मैं जब आपके पास आऊंगा तो एक अहम एंगल पे भी बात करूंगा। इस पूरे उसमें चीन की भूमिका को भी हम समझेंगे कि अगर इस तरह का प्रतिबंध लगातार भारत कायम रखता है, इस तरह का प्रेशर बनाता है, तो चीन की भूमिका को कैसे देखना होगा, और चीन की उसमें पाकिस्तान के साथ उसकी जो रणनीति है वो उसको भी नजरअंदाज करना नहीं सही होगा। अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उनके जो पंजाब और सिंध प्रांत हैं वहां पर खास तौर पे जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उस पर इफेक्ट उन्होंने बाकायदा डेटा साझा किया है जो चिंता उनकी बढ़ा रहा है। पानी एक बुनियादी जरूरत है, और हमने पिछले दिनों देखा कि वहां की एक सेलिब्रिटी ने भी एयरपोर्ट में पानी ना होने का एक वीडियो पोस्ट किया। हालांकि उसकी क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद इन सारी स्थितियों को देखें तो ड्रिंकिंग वाटर या एग्रीकल्चर वाटर अगर इस तरह की कमी आती है तो पाकिस्तान के लिए इंटरनल भी केओस होगा, उसे भी देखना होगा। प्रशांत जी, अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रीटीज रही हैं, बड़े बड़े समझौते रहे हैं, चाहे वो ताशकंद समझौता रहा हो, या वो आपका शिमला समझौता रहा हो, या सिंधु जल समझौता रहा हो, ये इसने इन सभी समझौतों में बड़े मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट हुए 3 समझौते हैं, इन तीनों में कहीं ना कहीं भारत देश की जो वोट बैंक की राजनीति रही है उस वो इन्फ्लुएंस करती रही है। अगर आप यहाँ पे एक माइंडसेट रहा है, जो एक हमारे मुंबई अटैक के बाद जो एकदम क्लियर कट वर्जन में बाहर आया कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे तो इस देश का मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। ये जो मानसिकता रही है उसने भारत देश को बहुत नुकसान किया है। सिंधु जल समझौते की जो सस्पेंशन के साथ भारत सरकार ने, जो अभी की भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि हम किसी वोट बैंक की राजनीति के लिए हम पाकिस्तान को कोई भी एक तरह से सेफ पैसेज नहीं देंगे, हम उनको कोई जो है फ्रीबीज नहीं देंगे, चाहे जैसे हमने वो शिमला समझौते में किया या ताशकंद समझौते में किया कि हमने जो जमीन जीती वो उनको वापस कर दी, उनके ही लोगों को यहाँ पे हमने खिलाया पिलाया। तो अब वो हम नहीं करेंगे। नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा और घुस के मारेगा। ये एक तरह से मैसेज दिया गया है, और वो मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर उनके पास पहुंच गया है। भले ही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अगर हम पिछले कुछ दिनों पहले जब वर्ल्ड कप में उनकी हार हुई तो किस तरह से उनके कप्तान जो है वो अपने लिए ही तालियां हार का जश्न मना रहे थे, और उसके बाद अब जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बुरी तरह किरकिरी कराने के बाद वो जो है जिस तरह से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो इस तरह की जो उनकी अपनी हालत है। अब जो हमारा देश है, जो नया भारत है, वो उनको किसी भी तरह का लाभ देने वाला नहीं है, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जो सिंधु समझौते को जल समझौते को जो सस्पेंड किया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा मैसेज ये गया था कि वहां पाकिस्तान में इस समय इंटरनल हालात बहुत खराब हैं। उसमें हर जगह जो है उनके यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, इकोनॉमी की बुरी हालत है। वो आज भी पाकिस्तान भारत कृषि प्रधान के साथ साथ अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ये, अभी भी वो कृषि पे ही निर्भर देश है। उसके अलावा वहां पे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है इसी सिंधु के जल समझौते के तहत मिलने वाले जल से चल रहा है।
आपकी जो वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हालत ये है कि जितने भी उनके बड़े शहर हैं, उनमें जितनी भी बिजली जाती है, वो इसी पावर प्रोजेक्ट की वजह से जाती है। ऐसी हालत में अगर भारत ने यहाँ से इनकी नकेल कसने की कोशिश करी या उनको एक धमकी भी दी कि जी आप यही सोच लीजिए ना कि हम जब मर्ज़ी आएगी हम पानी बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे बंद कर लेंगे। हमारे पास ये चाबी तो है। मैं सुनता रहता हूँ बड़े-बड़े टेम्परेरी एक्सपर्ट्स सही को है, तरह-तरह की लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में ये खौफ जरूर पाकिस्तान को हमेशा रहेगा, और ये खौफ किस तरह से उन्हें मुश्किल में पैदा कर रहा है ये हम देख रहे हैं। हिमांशु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जो चीज मेरे ख्याल से आम दर्शक के मन में भी आ रही होगी, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि ये जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी डैम को लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आखिर क्यों इसमें बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है? क्या वो एक ट्रीटी की वजह से है या कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत बंधा हुआ है? नहीं, इसमें कई फैक्टर्स है। एक टीटी भी कुछ हद तक है, लेकिन ज्यादा महत्व का है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें जो साइट्स होते हैं, एक बड़े बांध बनाने के लिए एडिक प्रॉपर साइट्स चाहिए, तो वो साइट्स बहुत कम है और जो उसका प्रभाव है बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, ये जो इलाका है पूरा फ्रेजाइल हिमालयन इलाका है, जहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, सिस्मिक एक्टिविटी, ये सब का बहुत खतरा रहता है। और जब हम कोई बड़ा इंटरवेंशन यहाँ करते हैं तो ये सब खतरे बढ़ जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये भी एक कारण है। और एक महत्व का कारण तो श्योर यही है कि इंडस ट्रीटी ने हमको ईस्टर्न रिवर्स दी थी, तो हम ईस्टर्न रिवर्स पे ऊपर फोकस करके उसका इस्तेमाल करने पे हमारा फोकस था। वो भी अभी 94% तक कर पाए, हम 100% वो भी नहीं कर पाए। इवन वेस्टर्न रिवर्स पे हमें जितना अधिकार दिया है, जैसे अधिकार है हमको 3.6 मिलियन एकड़ फीट का स्टोरेज क्रिएट करने का, लेकिन हम 1 मिलियन एकड़ फीट का स्टोरेज भी तैयार नहीं कर पाए हैं। और हमें इरिगेशन का भी अधिकार है, वो इरिगेशन का अधिकार भी हम बहुत कम इस्तेमाल कर पाए हैं। तो हमें जो अधिकार भी है, जो पश्चिमी नदियों जो पाकिस्तान को दी है उपयोग के लिए, उसमें भी हमें बहुत कम उपयोग कर पाए हैं। उसका एक महत्व का कारण शायद ये है कि कुछ साल तक तो ये पाकिस्तान जो ऑब्जेक्शंस उठा रहे थे उसकी वजह से था। लेकिन अभी अभी भी जब हम अभी वो एबेंस में ट्रीटी है, यदि हमको कोई प्रोजेक्ट लेना भी है ऐसा स्टोरेज का या डाइवर्जन का, उसको एक तो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, दूसरा बहुत हाईली कॉस्ट इंटेंसिव होगा, और थर्ड हम सिर्फ पानी की धमकी देने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले नहीं सकते। उसका असर हमारे प्रदेश पे ही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डूब और डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट हमारे इस प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होगी। तो ये सब देखते हुए हमें सोच समझ के कदम उठाने हैं। और ये जो अभी आपकी बात सही है कि जो एक जो भय है, आतंक जो है उनके ऊपर कि ये पानी कभी भी हम कम कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो काफी महत्व का है। इसीलिए उनका जो रिस्पॉन्स भी है वो भी समझने लायक है कि वो क्यों इतना डर के कर रहे हैं, कि वो क्यों कह रहे हैं कि हम वो ट्रीटी का रिव्यू भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, और ये ग्रेट इनसाइट्स है सर, जो आपने आंकड़े बताए, जिस तरह से इंफ्रा और बाकी चीज़ों को लेकर कहाँ कहाँ से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, या हमारी जो क्षमता है उसका विस्तार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या हमने कितनी क्षमता का विस्तार किया है, कितना हमें करना चाहिए, ये डेटा बहुत मायने रखता है। मैं संजीव सर आपके पास आना चाहूँगा। एक नैरेटिव ये भी चल रहा था कि जो सिंधु नदी है वो तिब्बत से भी निकलती है, चीन की भी इसमें कहीं ना कहीं चीन की भी निगाह होगी, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, चाइना मुझे नहीं लगता कि वो भारत और पाकिस्तान के वर्तमान समय के इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई सीधा इंटरवीन करना चाहेगा, अपना हाथ जलाना चाहेगा। अभी गलवान के बाद से चाइना के और भारत के संबंध काफी खराब हो चुके थे, काफी तनावग्रस्त हो गए थे। लेकिन पिछले साल के अंत में रशिया कजान में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बातचीत हुई, उसके एक दिन पहले हमने देखा कि डिसएंगेजमेंट को लेकर के जो देमचौक और देपसोंग प्लेन्स में जो प्रक्रिया थी उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। और अब ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर कंप्लीट कर ली गई है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने की तैयारी है। और रिवर डेटा शेयरिंग के संदर्भ में भी
भारत और चाइना के बीच में अब सहमति हुई है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की जो टॉक्स हैं वो शुरू हो गई हैं। श्री अजीत डोभाल ने चाइना की यात्रा भी की थी इस संदर्भ में। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना इस पूरे भारत और पाकिस्तान के जो लेटेस्ट ये जो एपिसोड है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें वो सीधा-सीधा कोई इंटरवीन करना चाहेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूँगा कि चाइना की मंशा भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेर करके रखने की होती है, दबाव में रखने की होती है। और पाकिस्तान तो खैर चाइना की पूरी तरह से जद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। $62 बिलियन से भी ज्यादा की राशि का इन्वेस्टमेंट चाइना अपने सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में कर चुका है, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो औपनिवेशिक प्लान का ही हिस्सा है। और उसके अलावा भी जो चाइना से पाकिस्तान कर्ज लेता है, उसकी वजह से उसके जो हाथ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो पूरी तरह से चाइना के लिए एक उसकी गुलामी की स्थिति में जा रहा है। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना रहा है, मैं इसको समय-समय पे हर जगह कहता रहा हूँ कि चाइना की मंशा पाकिस्तान को आने वाले वर्षों और दशकों में एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करने की है। और भारत को आने वाले वर्षों और दशकों में चाइना को नॉर्दर्न फ्रंट पर तो हमें उससे डील करना ही होगा। हमें चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने की जो तैयारी है वो करनी चाहिए। और चाइना अनेक तरीके से भारत को अपने प्रेशर में रखने की कोशिश के तहत वो जरूर अपने साजिशों को रचता है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए तो चाइना की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। चाइना की जो सप्लाई चेन्स वहाँ पर डिस्टर्ब हो रही हैं, बड़ी कंपनीज वहाँ से विथड्रॉ कर रही हैं, वो भारत की तरफ बढ़ रही हैं, अन्य डेस्टिनेशंस की तलाश में है। तो ऐसे में चाइना और अमेरिका के साथ उसका एक ट्रेड वॉर की जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। अब अभी में एक चीज जो वो हुई, इस मामले पर निगाह तो रखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर पाने की या किसी तरह से इस पूरे मामले में एक तरह से कह सकते हैं आग में घी डालने का काम नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मामले में एक चीज समझ में आ रही है कि एडवांटेज भारत के पास है और इस तरह के वाटर स्ट्राइक में एडवांटेज होना बहुत मायने रखता है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रणनीतिक तौर पर इसे लंबे समय तक कायम रखना चाहिए या नेगोशिएशन या बातचीत की टेबल वाली जो बात है उसको ऑन रखना होगा? देखिए प्रशांत जी, एडवांटेज इंडिया के पास पाकिस्तान के अगर परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो एडवांटेज इंडिया के पास हमेशा से रहा है और आज भी है। चाहे वो आप सामरिक शक्ति में देख लें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसको देख लें, आर्थिक शक्ति के रूप से। तो हम हमेशा से पाकिस्तान से एटलीस्ट हम कम से कम कभी भी ऐसा कुछ हम किसी मजबूरी में नहीं आए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये रही है हमारे देश में कि हम थोड़ा सा इंटरनल राजनीति का शिकार रहे, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग कोई कदम नहीं उठा पाए। अब अगर ये सिंधु जल समझौते की अगर हम बात करें, जिस तरह से इसको सस्पेंड किया गया है, ये ऐसा कदम है जिसमें सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो पाकिस्तान को ये बताया कि हम अब उस दबाव में नहीं है। नंबर 2, जो हमारे सारे देखिए पावर ऐसी चीज है, जो बिजली ऐसी चीज है जिसकी सारे विकासशील और विकसित देशों को जरूरत है, हमें भी बहुत जरूरत है। तो हमारे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी तक बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं और जो हमारे बहुत ज्यादा एम्बिशियस जो प्लान्स हैं, जो बिजली की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे, तो उसकी दिशा में काम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बातचीत करने की बात कर रहे हैं तो पिछले अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 से नरेंद्र मोदी सरकार सिंधु जल समझौते की शर्तों को रिवाइज करने की, रिव्यू करने की बातचीत पाकिस्तान से करना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान जैसा चालाक देश है, वो उसी हिसाब से वो उस विषय पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता इस विषय में कोई भी पाकिस्तान से बात करने की, ये मेरी अपनी राय है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो, तो मेरी अपनी राय में ये चीज अच्छी भी है कि जो जबान समझता है, अगर चालाकी की जबान समझता है, अगर कूटनीति की जबान समझता है, तो शायद उसी जबान में उसको जवाब देना आवश्यक है। अच्छी चर्चा रही। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अनुराग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार इंसाइट्स रहे आपके। संजीव सर, आपने भी बहुत ही बेहतर तरीके से तमाम बातें रखी और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो ये थी आज की चर्चा और इन सब के बीच में जो चर्चा का निचोड़ यही है कि पाकिस्तान जिस अंदाज में समझता है
उसी अंदाज में उसको जवाब दिया जा रहा है और इस तरह की वाटर स्ट्राइक, इस तरह के प्रतिबंध भी उसी की एक कड़ी है। चलिए इन सब के बीच में एक अहम जानकारी भी आपको दे देते हैं और आपको इस पूरे शो में तमाम बातें जो हमने बताई उन सबको आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो।